नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारों के साथ गंगोत्री धाम के खुले कपाट। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। सीएम धामी ने कहा, इस बार ऐतिहासिक होगी चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा में रोजाना यात्री संख्या को तय करने को लेकर विरोध। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने जताई नाराजगी। कहा, यह निर्णय रोजी रोटी जुटाने वाले लोगों के भी खिलाफ। देश भर में ईद के त्योहार का जश्न। मुल्क की तरक्की के लिए उठे करोड़ों हाथ। सामूहिक नमाज के बाद एक दूसरे को दी मुबारकबाद। सीएम धामी और हरीश रावत ने दी बधाई। श्रीनगर के स्वीत गांव में सैनिक परिवार की गुहार। भूमाफियाओं पर जमीन कब्जाने और मारपीट करने का लगाया आरोप। पीड़ित परिवार ने डीएम से की न्याय दिलाने की मांग। कानपुर में फर्जी कंपनी बनाकर ठगी की बड़ी वारदात। 40 दिन में पैसा कमाने का लालच देकर 1 करोड़ 60 लाख की धोखाधड़ी। कंपनी मालिक रविंद्र कुमार को हरियाणा से किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारों के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खुले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां कपट उद्घाटन के दौरान मौजूद रहे। कपाट खुलने के साथ ही धाम में सबसे पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से कराई गई। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण बीते 2 साल के बाद चारधाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। वर्ष 2020 व 2021 में चारधामों के कपाट खुलने से पहले कोरोना की पहली व दूसरी लहर में संक्रमण चरम पर था, जिससे कपाट खुलने के बाद भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के बिना सन्नाटा था। लेकिन इस बार भक्तों में भी चारधाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। वहीं सरकार को भी इस बार चारधाम यात्रा के ऐतिहासिक होने की उम्मीद है, लेकिन भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के सामने चुनौती भी है। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट दर्शन के लिए खुल गए हैं, जबकि केदारनाथ के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। थोड़ा सा इधर बस थोड़ा देखने में चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित करने को लेकर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि डोभाल ने कहा कि कोविड महामारी के कारण यात्रा मार्गों पर व्यवसाय करने वाले लोग घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। होटल स्वामी, वाहन चालकों, स्थानीय दुकानदारों, घोड़ा चालकों समेत यात्रा से जुड़े सभी रोजगार प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष की यात्रा के लिए तीर्थयात्री और व्यवसायी अपनी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में सरकार का यह निर्णय न केवल तीर्थ यात्रियों के लिए बल्कि यात्रा से रोजी रोटी जुटाने वाले लोगों के भी खिलाफ है। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां अक्षय तृतीया के अवसर पर भरत मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए
हजारों संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान भरत के 108 परिक्रमा कर पुण्य लाभ लिया। खास बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान भरत के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। इस पावन मौके पर विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, मेयर अनीता ममगाई सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने भरत मंदिर में माथा टेका और चारधाम यात्रा को निर्विघ्न रूप से चलाने की प्रार्थना की। वहीं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सिंधी बिरादरी ने मीठे शरबत की छबील भी लगाई। देखिए, हमारे ऋषिकेश के भरत जी महाराज के मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अक्षय तृतीया जो हमारे लिए बहुत शुभकारी मानी जाती है, उसमें भगवान जी के दर्शन करने का जो लाभ मिलता है, ऐसा मान्यता है कि 108 परिक्रमा करने के बाद वही फल मिलता है जो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का लाभ मिलता है। और आज सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान श्री के चरणों के दर्शन होते हैं। ये पूरे साल भर में आज ही यानी अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। उसके दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पे आया था, मेरा परिवार, हम सब लोग यहाँ आए हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि इस बार जो यात्रा हमारी संपन्न होने जा रही है वो अच्छी ढंग से हो और बिना बाधा बिना विघ्न के हो और हमारे प्रदेश और देश के लिए मंगलकारी हमारा ये वर्ष हो। ये मैंने मनोकामना भगवान श्री के चरणों में प्रार्थना के साथ की है और उम्मीद कर रहा हूँ ये हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी को चंपावत सीट के उपचुनाव को हर हाल में जीतना होगा। इस सीट के उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान है और 3 जून को मतगणना होगी। इस प्रकार 3 जून को पुष्कर सिंह धामी के भाग्य का फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव जिताने के लिए पूरी टीम को चुनाव मैदान में उतारा है और इसके लिए बूथवार रणनीति भी बनाई गई है। भाजपा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चंपावत सीट से अभी कांग्रेस ने किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। लगातार दूसरी बार जीते कैलाश गहतोड़ी की ओर से 21 अप्रैल को इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री धामी के लिए चंपावत सीट खाली करने पर उपचुनाव हो रहे हैं। खटीमा से विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में अब उन्हें पद पर बने रहने के लिए चंपावत सीट से उपचुनाव जीतना जरूरी है। दरअसल उत्तराखंड में विधान परिषद जैसी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार बैकडोर से विधायक बनने की व्यवस्था इस राज्य में नहीं होने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हर हाल में विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बनना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं ईद उल फितर की। चाँद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया, रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले सबसे आई है ईद, मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक आई है। रामनगर में ईद उल फितर की नमाज अकीदत व मोहब्बत के साथ ईदगाह में अदा की गई और हिंदुस्तान के लिए अमन शांति की दुआएं की गई। वहीं छोटे बच्चों ने भी मिलकर आपस में खुशी जाहिर की। वहीं कोई भी घटना न घटते पाए उसके लिए पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी, जिसके चलते अमन और शांति के साथ नमाज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। आज माशाल्लाह ईद उल फितर का दिन है और हम लोगों ने बड़ी शान शौकत और बड़ी अमन और शांति के साथ आज ईदगाह रामनगर के अंदर नमाज ईद अदा की है। माशाल्लाह बड़े सुकून के साथ और पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी के साथ पूरी हिफाजत के साथ में अपनी जिम्मेदारी को निभाया और हम सब लोगों ने नमाज अदा की। मैं इस हसीन और मुबारक मौके पर मैं अपने तमाम ही भाइयों को पूरे अहले वतन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज का ये ईद का दिन हम सब के लिए मुबारक फरमाए।
पचवादून में भी ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और ईदगाह और जामा मस्जिदों में निर्धारित समय पर ईद की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि बीते 2 सालों में कोरोना काल के चलते देश में अन्य त्योहारों की तरह ईद की नमाज व खरीदारी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते 2 साल बाद फिर से ईद के मौके पर रौनक देखने को मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पूरे महीने इसमें तरावी पढ़ी जाती है, उसके बाद दुआ होती है और फिर ये ईद का जो नमाज है ये पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान की प्यार मोहब्बत उसके लिए दुआ की गई। बहुत बड़ी बात। इस बार किस तरह की व्यवस्था की गई थी? ऐसा है शासन प्रशासन ने कुछ हमें ऐसा है कि NH पे नहीं था तो 3 जगह मस्जिद में नमाज कराई गई और 1 जगह ईदगाह में करेगी, 4 जगह हिस्सों में बांट के नमाज को करती ताकि दिक्कत न। अल्मोड़ा में ईद उल फितर की नमाज अकीदत व मोहब्बत के साथ ईदगाह में अदा की गई और हिंदुस्तान के लिए अमन शांति की भी दुआएं की गई। अल्मोड़ा में भी भाईचारे की मिसाल कायम की गई और ईदगाह में अमन और शांति के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की गई। तो मैं अपने तमाम देशवासियों को ईद की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। आज बड़ा मुबारक दिन है, तमाम भारतवासियों के लिए बड़ा ये खुशी का दिन है। तमाम को शुभकामनाएं। और आज जो है इस ईद के दिन मैं अपने देशवासियों को ये पैगाम भी देना चाहता हूं कि वो देश में जगह जगह पर आपसी सौहार्द बनाए रखें, जो असामाजिक तत्व हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें। सितारगंज में ईद की नमाज ईदगाह में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बड़े ही अकीदत और उत्साह के साथ पढ़ी। साथ ही देश में अमन चैन की दुआएं भी मांगी। वहीं लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। लोगों का कहना है कि कोरोना काल के बाद ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी गई है, जिसको लेकर बहुत ही खुशी है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी ईदगाह पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। नैनीताल के लालकुआ में भी ईद जश्न के साथ मनाई गई। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं भारी संख्या में जामा और रोशन मस्जिद में नमाज अदा की गई, जिसमें देश की तरक्की, अमन चैन और सभी को नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई। इधर सुरक्षा की दृष्टि से दोनों मस्जिदों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बहुत बधाई है। ये रमज़ान का महीना, पूरे महीने रमज़ान करते हैं, अल्लाह की लोग इबादत करते हैं और ईद के दिन यहाँ सब लोग आकर के नमाज़ पढ़ते हैं। भाईचारे के साथ में एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का पैगाम देते हुए और देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। और हम यही आशा करते हैं कि सब लोग यहाँ पर खुशहाली से एक आपसी भाईचारा बना करके हमेशा कायम रखें। बनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को, अपने अजीज़ व अकारीब रिश्तेदारों को बुलाते हैं और सब बैठकर सिवैयाँ खाते हैं। और इस ईद उल फित्र में हम एक चीज़ ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम सदका फित्र निकालते हैं तो इसमें सदका फित्र जो मदरसे को दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है, मिस्कीनों को, यतीमों को दिया जाता है, ताकि वो भी गरीब, वो मिस्कीन जो ईद की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो इस सदका फित्र की वजह से ईद की तैयारी कर लें, ताकि वो भी हमारी खुशी में साथ हो लें और खुशी खुशी ईद कर लें। ठंड की एक पहचान हमारी इतनी अच्छी है, सारे समाज के लोग सारे इकट्ठे होकर, ईद हो या दिवाली हो, कोई भी त्यौहार होता, सब मिलजुल के, किसी को महसूस नहीं होने देते, कोई एक का एक साथ देता है, सुख दुख में सब शरीक होते हैं। फितर का जो आज त्यौहार था बहुत सकुशल तरह से मनाया गया है, खुशी का त्यौहार है। और हमारी जो ड्यूटी थी सुबह से ही लग चुकी थी। ये दोनों मस्जिदों में जो लालकुआं क्षेत्र में हमारी है, इनमें ईद की नमाज हो चुकी है, तो लोगों में अच्छा खुशी का भाव है और ये ड्यूटी काफ़ी अच्छी रही है पुलिस की तरफ से। आम आदमी पार्टी प्रदेश में हर चुनाव के लिए तैयार है। संगठन मजबूती के साथ आगामी उपचुनाव चंपावत के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं
कार्यकर्ताओं के साथ मंथन बैठक रखी है, जिसके बाद आप अपनी प्लानिंग को आगामी चुनावों में लेकर बताएगी। चंपावत चुनाव को जल्द ही प्रदेश में आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के नेताओं और चंपावत के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी गई है। अगले 3 से 4 दिनों में इस पर उपचुनाव पर, चंपावत उपचुनाव पर निर्णय ले लिया जाएगा। अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दोबारा से पूरे हौसले के साथ प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन बनाने पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही आपको उपचुनाव को लेकर जो फैसला है पार्टी का, उसको अवगत कराया जाएगा। भाजपुर का बहुचर्चित गोलीकांड ने अब राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है, जहां पुलिस कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव अविनाश शर्मा को मुख्य आरोपी मानकर भगोड़ा घोषित करने में जुट गई है। तो वही कांग्रेस इसे एक राजनीतिक दबाव में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत भारी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित हुए और सैकड़ों की संख्या में एसडीएम कोर्ट पहुंचकर एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया। मेरा अनुरोध है एसपी साहब से कि एक तरफा कार्रवाई ना करी जाए, दोनों पक्षों की सुनी जाए और न्याय संगत जो है वो कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो फिर दोनों के खिलाफ बराबर ही कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्षीय कार्रवाई करके भाजपुर के माहौल को, उधम सिंह नगर के माहौल को खराब करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा और इसमें शासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो है मैं मानता हूँ शासन की भी मिली भगत है। शासन की मिली भगत के बिना प्रशासन इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। तो मैं प्रशासन और शासन को यही चेतावनी देना चाहता हूं कि भाजपुर के माहौल को खराब करने का प्रयास ना करें। मुजरिमों को बचाने का पूरा प्रयास करा जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करी जा रही है। 302 के मुलजिम थाने में बैठ के अपने घरों को जा रहे हैं और जो जिनका ख़त्म हुआ है उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरा, अविनाश शर्मा को जिस तरीके का गैंगस्टर ये दिखाने का प्रयास कर रहा है पुलिस प्रशासन, मैं पुलिस प्रशासन से ये बताना चाहूँगा कि अभी 1 साल पहले हाई कोर्ट ने उन्हें सारे मामलों में क्लीन चिट भी दी थी और जितने पुराने मामले थे कोर्ट से सब उनके बरी हो रखे हैं। तो एक पक्षीय कार्रवाई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, भले ही इसके लिए हमें किसी तक का आंदोलन करना पड़े। पुलिस दोनों तरफ की न्याय संगत कार्रवाई करे। कांग्रेस पक्ष जो है, जो वारदात है, इनकी बात भी सुने और जो 302 के मुलजिम है उन पे भी उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी साहब, डीआईजी, एसएसपी साहब कहना चाहूँगा कि माहौल ना बिगड़े और जो लोग हुए वो सिलेंडर हो जाएंगे। ये न्याय का मामला है, ये न्याय में तय होगा। न्यायालय में हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि अगर ये ज़्यादा बात बढ़ती है, इसमें यहाँ के विधायक पक्ष के नेता हमारे जसपाल आर्य जी, उनके संज्ञान में सारी चीज़ें, उनकी वार्तालाप हो भी चुकी है अधिकारियों से। तो ये ना हो कि फिर यहाँ पर आर्य जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर पूरे उत्तराखंड के जितने विधायक हैं वो यहाँ पर आएंगे और शर्मा परिवार को न्याय दिलाएंगे। उत्तराखंड में लंबे समय से अपनी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे सहायक अध्यापक देहरादून में कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल के आवास पहुंचे। यहां पर उन तमाम सहायक अध्यापकों को निराशा हाथ लगी क्योंकि मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। आपको बता दें कि सहायक अध्यापकों की ज्वाइनिंग का यह मामला पिछले 3 महीनों से कोर्ट में लंबे चल रहा है। कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगाया हुआ है, लेकिन चयनित तमाम सहायक अध्यापकों का कहना है कि आयोग राज्य सरकार कोर्ट में अर्जी लगाकर इस मामले का जल्द निपटारा कर सकती है, लेकिन चयनित सहायक अध्यापकों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मेरा नाम विनय है और ये जो मामला है ये सहायक भर्ती एलटी से संबंधित है। इसमें 2020 में इसकी सहायक अध्यापक की विज्ञप्ति निकली थी और 8 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हुआ था, जिससे कि 1431 बच्चों में से 800 बच्चे मानसिक रूप का शिकार हो रहे हैं वो और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि जब उनके विषय में कोई भी विवाद नहीं है
तो क्यों अभी तक जो आयोग है, आयोग ने अपना काउंटर फाइल नहीं किया इस संबंध में कि जिन विषयों में विवाद नहीं है उनका जल्दी से मामला निकाला दिया जाए और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। विद्यालयों का भी विकास होगा, बच्चों का भी विकास होगा, और यही हमारी सरकार से मांग है और शिक्षा विभाग से ही मांग है कि अगर वो अपना महाअधिवक्ता भेजकर हमारी इस बात को रख दें कि जो निर्विवादित विषय वाले बच्चे हैं उनका कोर्ट से जल्दी वहां से उनको बाहर निकाल दिया जाए और उनका डीवी का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस उनकी जल्दी से शुरुआत की जाए। ये एलटी शिक्षक भर्ती जो 2020 में आई थी, जो 2020 में आई थी और 21 में इसका पेपर हुआ था और 31 दिसंबर 2021 का उसका परिणाम भी आ गया था। 4 महीने हो गए, अभी तक हमें कोई सकारात्मक पहलू ना में हमारा डीवी हुआ। हमारी मांग स्पष्ट तौर पर ये है, हम चाहते हैं कि जिन विषयों में कोई विवाद नहीं है कोर्ट में, वो 10 विषय हैं, उनको जो है आयोग, सरकार या शिक्षा विभाग उनको कोर्ट से बाहर निकाले और हमको अभिलेख सत्यापन करे और हमको नियुक्ति दे। ये हमारी स्पष्ट तौर पर मांग है। लेकिन आयोग का इसमें रवैया थोड़ा ढेरा डाला है। आयोग ने अभी तक इस मामले में शायद हो सकता है कोई जवाब नहीं दिया हो, हमें जानकारी नहीं है। अगर दिया होता तो शायद कोर्ट से छूट जाता। अभी तक जो है कोर्ट से नहीं छूटा है। हमें लगातार तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। अभी 18 मई की डेट है हमको, इससे पहले 2-3 महीने हो चुके हैं इस मामले को लेकर। हमारी मांग ये है कि जिनमें कोई विवाद नहीं है उनको कम से कम कोर्ट से छुड़ा दिया जाए। अब इसमें शिक्षा विभाग इन्वॉल्व हो, या सरकार इन्वॉल्व हो, या आयोग इन्वॉल्व हो, हम चाहते हैं कि जिनमें कोई विवाद नहीं है उनको जो है कोर्ट से छुड़ा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।